नमस्कार, आपका स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर में। बच्चों, आज हम जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। बच्चों, 10th क्लास जो है उसका बेस जो आपका रहेगा वो 9th क्लास का रहेगा। 9th क्लास में जो आप लोगों ने किया है, अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से चीज़ों को समझा है तो ही आप जो है 10th के सभी चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आप लोगों ने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर किया था फ्रांसीसी क्रांति। वो जो फ्रांसीसी क्रांति आपने लेसन किया था, वो फ्रांसीसी क्रांति लेसन जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का बेस है। क्योंकि आप लोगों को 9th क्लास में भी बताया गया था कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं पहली बार क्रांति शुरू हुई थी वो राष्ट्र था फ्रांस। फ्रांस से ही पूरे विश्व में जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत जो है वो किन किन सिचुएशन में हुई थी, किन लोगों की वजह से हुई थी। वहाँ पे हमने देखा था कि फ्रांस जो है वो 3 स्टेट में बदला, 3 स्टेट में था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट का जो मध्यम वर्ग था, उन लोगों की वजह से ही वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ से जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में जो है फ्रांस के आसपास के जितने भी राष्ट्र थे या जितने भी रियासतें थीं, वहाँ पे क्रांति की शुरुआत होने लगी। ऐसा करते करते जो है वो पूरे यूरोप में क्रांति की शुरुआत होने लगी। और इसी क्रांति की वजह से वहाँ के क्षेत्र में, वहाँ की रियासतों में, वहाँ के जो छोटे छोटे जो राज्य होते थे, वहाँ पे एक राष्ट्र और राज्य राष्ट्र की भावना पनपने लगी, जिसके कारण जो है पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद फैल चुका था। तो यहाँ पे हम राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्र समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र किसे कहते हैं। एक राष्ट्र को समझने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी निर्धारित सीमा जो वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मतलब उनके विचार जो है राष्ट्र इस सीमा के आधार पर उनके विचार जो है वो एक होने चाहिए, उनकी भावनाएं एक होनी चाहिए, उनकी संस्कृति रीति रिवाज जो है वो एक हद तक सेम होने चाहिए। तो उसी को हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं, या फिर उस सीमा को जो है हम एक राष्ट्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूरोप में राष्ट्रवाद को समझते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जिक्र आता है एक राइटर का, जिसका नाम है फ्रेडरिक सोर्यू। क्योंकि बच्चों, किसी भी देश में बदलाव लाना है तो वहाँ पे थिंकरों का, जो राइटर जो होते हैं, जो लेखक जो होते हैं, उनकी एक अहम भूमिका होती है, जो कि अपनी चित्रकला या फिर अपने लेखों से जो है वो लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सोर्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सोर्यू ने 4 चित्र बनाए थे, जिसमें एक चित्र में उन्होंने महारानी को दिखाया है, जिसमें उसके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरी हाथ में जो है वो एक अधिकारों की पुस्तक है, जो कि नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों को दर्शाती है। तो इस प्रकार से जो है फ्रेडरिक सोर्यू ने कल्पना आदर्श राज्य का वर्णन किया है, जिसको हम यूटोपिया भी कहते हैं। इसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कल्पना आदर्श राज्य, एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की है जहाँ पे सभी नागरिक जो है वो प्यार प्रेम बगैर किसी द्वेष भावना के रहते हों। ऐसे राज्य की जो है उन्होंने कल्पना की थी। फिर हम थोड़ा सा इस लेसन को समझने के साथ साथ जो है फ्रांसीसी क्रांति को समझते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है वहाँ का जो समाज है वो 3 स्टेट में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय स्टेट जो लोग थे, प्रथम स्टेट में हमने देखा था कि पादरी लोग थे और द्वितीय स्टेट में कोलेन थे, और तृतीय स्टेट में जो बाकी जो कृषक मजदूर की या फिर पेशेवर लोग जो थे वो तृतीय स्टेट में आते थे। और फ्रांस की क्रांति में इनके साथ साथ जो है
मध्यम वर्ग के साथ साथ जैकोबिन क्लब का भी एक अहम भूमिका रही थी, जिसने फ्रांस में जो है पहले गणतंत्र की स्थापना की थी और 1791 में यहाँ पे संविधान बनाया गया था और 1792 में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैकोबिन क्लब की भी एक अहम भूमिका रही थी फ्रांसीसी क्रांति में। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति को समझने के साथ साथ फिर हम बाद में आते हैं लेसन में कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में मतलब फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या संबंध था। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसको यूरोप में राष्ट्रवाद लाने के कई स्रोत थे, जिसको हम उदारवादी भी बोल सकते हैं और रूढ़िवादी और रूमानी कल्पनाएं। इन तीन महत्वपूर्ण स्रोतों के द्वारा ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। तो हम एक एक करके जो है वन बाय वन इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी एक ऐसी भावना है, एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके चलती है। और उदारवादी विचारधारा का ये मानना है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों के अस्तित्व के बारे में वहाँ की सरकार या फिर वहाँ के शासक को सोचना चाहिए। तो यहाँ पे उदारवादियों ने भी जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया था यूरोप के राष्ट्रवाद में। फिर सेकंड पॉइंट आता है नया रूढ़िवाद। नया रूढ़िवाद क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे विचारक भी थे, कुछ ऐसे समूह या फिर संगठन भी थे जो ये चाहते थे कि यूरोप में परिवर्तन तो हो, पर यूरोप की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो बोलचाल है, जो रहन सहन है, जो उनके रीति रिवाज है, वो ज्यों के त्यों बने रहे, उनको न बदला जाए। वो एक रूढ़िवादी विचारधारा थी जो यूरोप में बदलाव भी चाहती थी और स्वयं के रीति रिवाजों में भी परिवर्तन नहीं चाहती थी। तो ऐसी विचारधारा को हम यहाँ पे रूढ़िवादी विचारधारा कहेंगे, जो कि 1815 के बाद शुरू हुई थी। वो भावना जो है, वो विचारधारा जो है 1815 के बाद, जिस समय वाटरलू का युद्ध हुआ था, नेपोलियन का अंत हुआ था, तो नेपोलियन के अंत के बाद ही जो है रूढ़िवादी विचारधारा सामने आई थी। फिर बात आती है रूमानी कल्पना की। रूमानी कल्पना एक ऐसी विचारधारा थी जो, इस रूमानी कल्पना में जो है हम कला साहित्य या फिर कवि जो लोग होते थे, जो कला साहित्य में थे या फिर कविताएं लिखते थे या फिर कोई भी पाठ्य पुस्तक वगैरह जो कोई भी लेख लिखते थे, उसमें जो है हम रूमानी कल्पना का जिक्र करते हैं, क्योंकि इन लोगों की एक अहम भूमिका रही है यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ाने की। क्योंकि ये जो है अपनी विचारधाराओं के द्वारा यूरोप की जनता में जो है राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते हैं। हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के समय या फिर भारत की स्वतंत्रता का जो संघर्ष चल रहा था, जो संघर्ष का दौर था, उस समय पत्र पत्रिकाओं का, लेखनों का जो है क्या भूमिका रही थी, और उनकी भूमिका के द्वारा ही जो है लोगों में जन जागृति फैली, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, लोगों में स्वतंत्रता की भावना पनपने लगी। तो उसी आधार पर ही जो है हम यहाँ पे रूमानी कल्पनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्वतंत्रता, जर्मनी का एकीकरण। बच्चों, जर्मनी का एकीकरण से सब पहले जर्मनी और इटली के एकीकरण को समझने से पहले हम यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने भारत का एकीकरण देखा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, जिस समय मतलब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत जो है विभिन्न प्रकार की अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, जो कि प्रांतीय रियासतें भी थी और देशी रियासतें भी थी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से उन 562 रियासतों को
एकजुट करने का, एक राष्ट्र में, एक देश के रूप में जो है एक करने का कार्य किया था। उसी प्रकार से यहाँ पे जर्मनी और इटली का भी एकीकरण किया गया था। फिर यहाँ पे जब हम जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं तो यहाँ एक नेता होते थे बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी, जो कि जर्मनी के एकीकरण में जो है 7 वर्षों का एक लंबा संघर्ष चला था, जिसमें 3 युद्ध लड़े गए थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और उन 3 युद्धों के में विजय प्राप्त करने के बाद ही 18 जनवरी 1871 में जर्मनी को एकीकृत किया गया था। जर्मनी का एकीकरण से मतलब ये है कि जर्मनी एक राष्ट्र बन गया था, एक उसकी अपनी एक सीमा निर्धारित हो गई थी, उसकी एक अपनी स्वतंत्र सरकार थी, वहाँ की एक अपनी एक सरकार थी। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण को समझ सकते हैं। फिर बात आती है इटली के एकीकरण की। जो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था, उस इटली को वहाँ के एक नेता होते थे जोसेपे, जिसकी वजह से जो है इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई गई। चाहे वो जर्मनी का एकीकरण हो, चाहे वो इटली का एकीकरण हो, जब तक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा या फिर वहाँ की संस्कृति की विचारधारा जो है एक नहीं होती, तब तक इन दोनों राष्ट्रों का एकीकरण नहीं होता। और इन दोनों राष्ट्रों के एकीकरण में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण का होना जरूरी था। और यहाँ पे वैसा ही हुआ कि समय की जरूरत के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एकीकरण हुआ, विचारधाराओं का एकीकरण हुआ, जिसके चलते इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, जो कि इटली जो है 7 अलग अलग राज्यों में डिवाइड बटा हुआ था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक निश्चित सीमा, एक भौगोलिक आधार पर एक कोई भी निश्चित सीमा, जहाँ के लोगों की विचारधारा, रीति रिवाज या फिर वे लोग आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक प्रकार से सोचते हो, तो उस सीमा को ही हम राष्ट्रीय सीमा या फिर राष्ट्र बोल सकते हैं। वैसे तो बच्चों ये थी लेसन के आधार पर ये जो भी डेफिनेशन होती है, चाहे वो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन हो, चाहे वो उदारवाद की डेफिनेशन हो या फिर स्वतंत्रता की डेफिनेशन हो, वो समय और स्थिति के आधार पर बदलती रहती है। जैसे कि अब स्वतंत्रता की बात आई थी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस समय भारत जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन था, मतलब गुलाम था, उस समय स्वतंत्रता की डेफिनेशन ये थी कि स्वतंत्रता का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र होना, मुक्त होना ही स्वतंत्रता का अर्थ था। पर आज जो है उसी स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो बदल चुका है। आज स्वतंत्रता के मायने क्या हैं कि एक व्यक्ति उसी रूप में स्वतंत्र है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को जो है उसकी स्वतंत्रता की वजह से किसी प्रकार का हनन न हो, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेसन, जो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये लेसन समझ आया, पसंद आया, तो हमारे YouTube चैनल SGS मेलकपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो बनाई जाए तो आप लोगों को तक उसका मैसेज पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। धन्यवाद।